नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आप एग्ज़ाम नीति का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे सितंबर फर्स्ट वीक के कंप्लीट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे करंट अफेयर्स वीडियो को। जैसा कि आपको पता है कि मैंने डेली करंट अफेयर्स जो सीरीज़ हमारी आती थी वो बंद कर दी थी और उसके बदले मैंने कहा था कि मैं आपको वीकली करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा। तो ये हमारे सितंबर का पहला जो हफ्ता है उसका करंट अफेयर्स है, जिसमें हम लोग 50 से ज़्यादा करंट अफेयर्स क्वेश्चन करने वाले हैं। और इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चन हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप नेगलेक्ट कर सको, यानी कि अगर आप सोच पाओ कि नहीं कोई बात नहीं, अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, तो इस पूरे वीडियो में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो सभी क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और आपको कंप्लीट ये वीडियो देखनी चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ से शुरुआत करेंगे हम सितंबर मंथ के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पीटीआई के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, ये हमें यहाँ से बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि अबीक सरकार को। अगस्त माह में अबीक सरकार को पीटीआई का नया चेयरमैन बनाया गया है। आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, ये हैं अबीक सरकार और ये आनंद बाज़ार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष हैं और वर्तमान में इनको मतलब बना दिया गया है पीटीआई का नया अध्यक्ष। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अध्यक्ष के रूप में ये पंजाब केसरी अखबारों के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा का स्थान लेंगे। इससे पहले विजय कुमार चोपड़ा पीटीआई इंडिया के अध्यक्ष थे और अब अबीक सरकार नए अध्यक्ष बन गए हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 27 अगस्त 1947 में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि अगस्त 2020 में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किस नाम से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में राज्य की पहली समुद्रीय एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया है। अभी रिसेंटली पिनराई विजयन जो कि केरल के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा प्रतीक्षा नाम से एक समुद्री एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया है। आप यहाँ पर से देख पाएंगे, ये है वो एम्बुलेंस जिसका नाम है प्रतीक्षा और इसका उद्घाटन किया पिनराई विजयन ने। तो जैसे कि यहाँ पर से लिखा भी हुआ है कि ये समुद्री एम्बुलेंस है, पहली समुद्री एम्बुलेंस केरल की। तो इसके द्वारा जो आपको पता है कि केरल में बहुत ज़्यादा जो है मछुआरे हैं और मतलब जो समुद्र तटीय इलाके राज्य हैं उनमें मछली जो मछुआरे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो उन मछुआरों की सहायता के लिए बेसिकली ये जो आपका एम्बुलेंस सेवा है उसकी शुरुआत की गई है। अगर किसी भी समुद्री संकट की कोई आपातकालीन घटना अगर हो जाती है तो उस कंडीशन में इस एम्बुलेंस की मदद से मछुआरों या फिर अन्य लोगों की मदद की जाएगी। तो इस एम्बुलेंस सेवा का नाम है प्रतीक्षा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से ध्यान रखना होगा आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किस वर्ष साइकिलिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अभी रिसेंटली साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो 2021 में साइकिलिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा और इसका मेन मकसद ये है कि साइकिलिंग को बढ़ावा दिया जाए। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो साइकिलिंग होती है, साइकिल चलाने से हमारे स्वास्थ्य पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत से प्रभाव पड़ते हैं। तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि वो साइकिल चलाएं, इसीलिए जो है साइकिलिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए मेज़बान स्थल के तौर पे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु को सिलेक्ट किया गया है, यानी कि इन 3 जगहों पर इस साइकिलिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। अगर हम बात करते हैं साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इंडिया की, तो इसको हटा दीजिए। अगर हम बात करेंगे साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं परमिंदर सिंह ढिंडसा। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 29 अगस्त को। हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये, तो बेसिकली ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद्र की याद में। मेजर ध्यानचंद्र को जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है भारत में। और 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था और इसी वजह से सन 2012 से हम लोग हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं।
अच्छा, अगर आपसे राष्ट्रीय खेल दिवस की जगह पर विश्व खेल दिवस मना पूछा जाए तो ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है, ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो इसको बोलते हैं विकास और शांति के लिए विश्व खेल दिवस, ठीक है। मतलब जो विश्व खेल दिवस हम लोग मनाते हैं उसका उद्देश्य है विकास और शांति की स्थापना करना, ठीक है। तो इसको जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो कंप्लीट ऐसे ही पूछा जाएगा कि विकास और शांति के लिए विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, किसकी याद में, मेजर ध्यानचंद्र की याद में। भारत में हॉकी के जादूगर कौन है, तो ये मेजर ध्यानचंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि अगस्त 2020 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने कार्यकाल के खत्म होने से पूर्व ही इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। हमको बताना है कि उनका जो कार्यकाल है वो कब खत्म हो रहा था, कौन से वर्ष में खत्म हो रहा था। तो इनका वर्ष अगले साल खत्म, इनका जो कार्यकाल है वो अगले वर्ष खत्म हो रहा था, यानी कि 2021 में, लेकिन इन्होंने अपने पद से पहले इस्तीफा दे दिया है। आप यहाँ पर से देख पाएंगे, ये हैं जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे। इनको काफ़ी टाइम से जो है इनकी तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से इन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा की है। याद रखिएगा कि अभी रिसेंटली इन्होंने अपना जो कार्यकाल है उसके 8 साल जो है कंप्लीट कर लिए हैं, और ये जापान में सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति भी बन गए हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे बन के आता है कि वह व्यक्ति कौन है जो सबसे लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री रहे, तो शिंजो आबे रहे। और कितने साल ये प्रधानमंत्री रहे, तो ये 8 साल तक प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। पहली बार जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो ये जो 2006 से 2007 तक के दरमियान बने थे। उसके बाद फिर ये 2012 में सत्ता में आए और अभी तक जो है ये सत्ता में ही थे। तो अब इन्होंने इस साल जो है इस्तीफा दे दिया है। जापान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में जो दिख रहा होगा ये जापान है। मैं अभी मैप में आपको दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। ये वाला पूरा ग्लोब में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जापान पड़ता है। जापान की राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है यहाँ की येन, ठीक है। यहाँ पर से कुछ इस तरीके से जापान यहाँ पर से आपको दिखाई देता है। अगर मैं आपको इसको गूगल मैप में दिखाऊं तो कुछ ऐसा ये आपको दिखेगा और आपको शायद ज़्यादा समझ में आएगा ये, ठीक है। ये जापान है, ओके। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति 1000 वाहनों पर सड़क दुर्घटना मृत्यु दर कितनी है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 61। अभी रिसेंटली राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा एक रिपोर्ट जारी हुई है और इसमें कहा गया है कि भारत में प्रति 1000 वाहनों पर सड़क में जो दुर्घटनाएं होती हैं उनमें मृत्यु दर जो है वो 61 है। या सीधी भाषा में अगर आप बोलें कि अगर मान लीजिए भारत में टोटल 100 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं तो 100 में से 61 बार जो है व्यक्ति की मौत हो जाती है, ठीक है। यानी कि अगर 100 लोगों का एक्सीडेंट हुआ तो 61 लोगों की मौत हो जाएगी, ये इसका मतलब हुआ। जबकि जो WHO की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि जो वैश्विक स्तर है पूरे विश्व में सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर जो है वो 64% है। तो भारत में मतलब कह सकते हो आप कि जो इंटरनेशनल मृत्यु दर है सड़क दुर्घटनाओं की उससे कम जो है भारत की है, ठीक है। इंटरनेशनल 64 है और भारत की 61 है। तो अगर आप यहाँ से सीधी भाषा में समझें तो यहाँ पर से अगर आप देखेंगे कि दुनिया भर में अगर 100 एक्सीडेंट होते हैं तो 100 में से 64 बार जो है एक्सीडेंट वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है। जबकि भारत में अगर 100 बार एक्सीडेंट होते हैं तो 100 में से 61 बार जो है मौत हो जाती है, ठीक है। आप समझ रहे हो ना इस चीज़ को। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2019 में आत्महत्या करने वाला हर चौथा शख्स जो है वो दिहाड़ी मजदूर था। ये जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है इसने बहुत विस्तृत रिपोर्ट ये जारी करता है। ये पूरे आपका देश में जो है कितने हत्याएं हुई, कितनी आत्महत्याएं हुई, कितने किसानों ने, मतलब अलग अलग कैटेगरी में जितने भी अपराध होते हैं उन सभी अपराधों का ये टोटल ब्यौरा आपके सामने रखता है। तो मैं आपको इतना लंबा ब्यौरा तो नहीं दे पाऊँगा यहाँ पर, क्योंकि फिर तो लगातार हम उसी को पढ़ते रहेंगे एक दिन तक। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप ये वाला याद रखिएगा, और दूसरा ये दिहाड़ी मजदूर वाला याद रखिएगा कि हर चौथा शख्स दिहाड़ी मजदूर है मरने वाला 2019 में, ठीक है, जिन लोगों ने मतलब आत्महत्या की है। वर्ष 2019 में रोजाना 18 किसानों ने आत्महत्या की, जबकि 89 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की। हालांकि कुछ जो है संस्थाएं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को लेकर जो है मतलब सरकार के ऊपर बेसिकली सवाल उठा रही हैं कि ये जो 28 किसानों की मौत का दावा किया जा रहा है ये झूठा है, बल्कि
कई किसानों ने आत्महत्याएं की है, लेकिन उनको जो है इसमें शामिल नहीं किया गया है, ऐसा मतलब कई संस्थाओं का दावा है। तो मैं पढ़ रहा था तो मैंने आपको सोचा बता दूं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि दिहाड़ी मजदूर अगर रिपोर्ट के अनुसार माने तो सबसे ज़्यादा जो है आत्महत्या करने वाले दिहाड़ी मजदूर हैं। और इसका रीज़न ये है कि दिहाड़ी मजदूरों के लिए भारत सरकार की तरफ से या फिर किसी भी राज्य सरकार की तरफ से, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, किसी की सरकार हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो योजनाएं आती हैं वो दिहाड़ी मजदूरों को ध्यान में रखते हुए अभी भी कम योजनाएं आती हैं। इवन किसानों को लेकर चलो सरकार भले ही वादे करती है, भले ही झूठे करें, लेकिन कर तो देती है, लेकिन दिहाड़ी मजदूरों के लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी भूमि बिल्कुल भी नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं। और ऐसे लोगों को अभी कोविड की वजह से अगर देखा जाए और पिछले काफ़ी टाइम से अगर 2019 की हम बात देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा उस वक्त भी गड़बड़ाई, तो लगातार मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट आपके लिए लिखे हैं और इन चारों को आप याद रखिएगा दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है कि सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है। सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आप यहाँ पर से देख पाएंगे ये हैं प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, DI नहीं है, DY है, याद रखिएगा, प्रमोद मोदी है ये, प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, ये हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष, यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं ये। हाल ही में इनके कार्यकाल को 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। 28/2/2021 तक ये अपने पद पे बने रहेंगे। प्रमोद चंद्र मोदी 1982 बैच के रिटायर IAS अधिकारी हैं। सीबीडीटी बेसिकली जितने भी जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, प्रत्यक्ष जो कर होते हैं, उनको लेकर जो है नियम कानून बनाता है, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। और अध्यक्ष कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सितंबर 2020 में प्रतिष्ठित वार्षिक विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट जीता गया है। प्रतिष्ठित वार्षिक विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप अभी रिसेंटली पी इनियन ने जीता है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा बी वाला, ये है पी इनियन, भारत के ग्रैंड मास्टर हैं ये। तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं डिटेल में आपके लिए कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी नहीं है हमको कुछ भी चीज़ डिटेल में पता हो। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि 2020 में प्रतिष्ठित वार्षिक विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट किसके द्वारा जीता गया? तो पी इनियन के द्वारा जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो एक वीडियो बुक आएगी और बुक का नाम है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। इस पुस्तक के राइटर हैं करण जौहर। तो करण जौहर ने तैयार की है ये पुस्तक। तो ये ध्यान रखिएगा, इनके 2 जुड़वा बच्चे हैं जो इन्होंने गोद ले रखे हैं। ठीक है, यश और रूही। तो लॉकडाउन के दौरान ये अपने बच्चों को संभाल रहे थे, तो लॉकडाउन के दौरान ही इन्होंने पूरा मतलब ये बुक तैयार की है। तो इसमें इन्होंने बताया जो संघर्ष होता है बच्चों को पालने का, उसके बारे में बताया। ओके, तो बस ये याद रखिएगा कि कौन है ये, किसने लिखी है ये बुक। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि सितंबर 2020 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का नया CMD बनाए गए हैं हेमंत खत्री, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। 31 जुलाई 2025 तक ये इस पद पे नियुक्त रहेंगे। आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, विशाखापट्टनम में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो। तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है, CMD बनाए गए हैं, यानी कि चेयरमैन, और MD जो बनाए गए हैं उनका नाम है हेमंत खत्री। CMD के रूप में इन्होंने LB शरद बाबू का स्थान लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड सरकारी स्वामित्व वाली शिप बिल्डर कंपनी है। अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 22 जून 1941 को, और मुख्यालय जैसे कि हमने बता दिया है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस इंश्योरेंस कंपनी ने गूगल असिस्टेंट पर लीगो नामक चैटबॉट लॉन्च किया है? लीगो नामक चैटबॉट लॉन्च किया है गूगल असिस्टेंट पर किस इंश्योरेंस कंपनी ने? तो ये किया है ICICI प्रोवेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। ठीक है, ICICI
प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा गूगल असिस्टेंट पर ली गो नामक चैटबॉट लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा कंपनी के ग्राहकों को वॉइस कमांड के द्वारा विभिन्न प्रश्नों का उत्तर मिल सकेगा। इस चैटबॉट में अंग्रेजी के अलावा 9 अन्य भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। ओके, सो चैटबॉट का मेन काम क्या होता है, जैसे कि अगर आप शॉपिंग करते हैं अगर ऑनलाइन, तो आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट वगैरह पे कुछ फंक्शन आए हैं ना, कि जैसे आप कुछ क्वेश्चन बाय डिफ़ॉल्ट उसमें होते हैं और आपको बस क्वेश्चन पूछना होता है, जैसे कि अगर आपका डिलीवरी जो आइटम है वो कहाँ पहुँचा, और मतलब उसी से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो बस आपको उसमें जो है बोलना होता है और वो आपको जानकारी दे देता है। तो उसी तरीके का ये चैटबॉट है, बस आपको मतलब आप पूछेंगे और वो जानकारी दे देगा, ठीक है, किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय मुंबई में है और CMD हैं इसके NS कन्नन, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि डॉक्टर S पद्मावती। डॉक्टर S पद्मावती भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी। आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे 103 साल की आयु में इनकी जो है मौत हो गई है, कोविड-19 की वजह से, ठीक है। तो कार्डियोलॉजिस्ट ही है, यानी कि भारत की पहली हृदय रोग विशेषज्ञ थी डॉक्टर S पद्मावती। इनका पूरा नाम था डॉक्टर शिव रामकृष्ण अय्यर पद्मावती, ठीक है। इनका जन्म म्यांमार में हुआ था, लेकिन ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही भारत आ गई थी और भारत में ही जो है ये रही। चलिए, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि अगस्त 2020 में मुस्ताफ़ा अदीब को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। मुस्ताफ़ा अदीब को प्रधानमंत्री बनाया गया है लेबनान का, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्लाइड में आप इनको देख भी पाएंगे, ये हैं मुस्ताफ़ा अदीब। तो ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री हैं। अभी हाल ही में लेबनान की जनता जर्मनी में राजदूत रह चुके मुस्ताफ़ा अदीब की नियुक्ति का काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। लोगों का मानना है कि जो मुस्ताफ़ा अदीब हैं वो नजीब मिकाती, जिसका कि बेसिकली लेबनान की जो जनता है वो पहले से ही विरोध कर रही है, तो ये जो हैं यानी कि जो मुस्ताफ़ा अदीब हैं ये नजीब मिकाती के जो है काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ की जनता जिनको पसंद नहीं कर रही है, बोलिए कि इनको भी पद से हटा दो, ठीक है। आपको एक घटना याद होगी जो मैंने आपको पहले पढ़ा दी थी। 4 अगस्त को बेरूत बंदरगाह पर विस्फोट हुआ था। ये विस्फोट था अमोनियम नाइट्रेट पर, नाइट्रेट के कारण, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर रखा गया था, किसी जहाज़ से जब्त किया हुआ, करीब 2700 टन था। तो उसमें यहाँ पर भीषण विस्फोट हुआ, जिसके बाद यहाँ पर बहुत भारी तबाही मची, काफ़ी लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद काफ़ी विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हुए और फाइनली सरकार ने दबाव में आकर 11 अगस्त को जो हसन दियाब थे प्रधानमंत्री, इस बार मतलब आप कह सकते हो अगस्त तक जो प्रधानमंत्री रहे हसन दियाब, इनकी पूरी कैबिनेट को इस्तीफ़ा देना पड़ा था, ठीक है। तो हसन दियाब के बाद जो है मुस्ताफ़ा अदीब नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लेबनान की अगर बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी बेरूत है और मुद्रा है यहाँ की लेबनानी पाउंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। इस विधेयक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा नहीं होगी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि पंजाबी। अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर ने केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में 5 भाषाओं को शामिल किया गया है राजभाषा के तौर पे, आधिकारिक भाषा के तौर पे, जिसमें से एक है उर्दू, दूसरी है अंग्रेजी, तीसरी है कश्मीरी, चौथी है हिंदी और 5वीं है डोगरी। तो ये भाषाएं हैं जो कि जम्मू कश्मीर की राजभाषा है। पहले यहाँ पर पंजाबी भी राजभाषा हुआ करती थी, आधिकारिक भाषा हुआ करती थी जम्मू कश्मीर की, लेकिन पंजाबी को अब आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, तो जिसकी वजह से काफ़ी पंजाबी लोग जो हैं वो नाराज़ भी हैं। उनका मानना है कि ये जो फैसला है ये सरकार ने अल्पसंख्यक विरोधी फैसला लिया है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है वर्तमान में वो हैं मनोज सिन्हा। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। कश्मीर यहाँ पर जितने भी जम्मू कश्मीर की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। 5 भाषाएं हैं, 5 के 5 याद रखिएगा, ठीक है। और कौन सी भाषा को हटा दिया गया है, पंजाबी भाषा को अब आधिकारिक भाषा नहीं रखा गया है जम्मू कश्मीर का।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15वां है हमारा कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु चुनी जाने वाली एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की पहली शिक्षिका कौन बन गई हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी वाला, यानी कि सुधा पेन्यूली। पेन्यूली है ये, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, पेन्यूली इनका नाम है, सुधा पेन्यूली। ये बेसिकली रहने वाली हैं उत्तराखंड की, आप यहाँ पर से देखेंगे, ठीक है। सुधा पेन्यूली जो है वो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कालसी देहरादून की उप प्रमुख हैं और इनको इस बार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शिक्षिका को ये पुरस्कार दिया गया हो। तो आप ये चीज़ यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। दूसरे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इनका नाम है केवलानंद कांडपाल, मूल रूप से बागेश्वर के रहने वाले हैं और इस बार इनको भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का जो वितरण है बेसिकली वो मतलब राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अगस्त 2020 में चैडविक बोसमैन का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। चैडविक बोसमैन का संबंध कौन से क्षेत्र से है, तो ये बहुत फेमस अभिनेता थे, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही है। अभिनय के क्षेत्र से संबंधित थे ये। ब्लैक पैंथर जो फिल्म आई थी उसमें ब्लैक पैंथर की भूमिका में ये दिखे थे और अभी रिसेंटली कैंसर के कारण इनका निधन हो गया। अमेरिका के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता चैडविक बोसमैन। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि सितंबर 2020 में रेलवे सुरक्षा बल के कितने कर्मियों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 3। अभी रिसेंटली राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रेलवे सुरक्षा बल के 3 कर्मियों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया है। तीनों के नाम आपको ध्यान रखने होंगे, खास करके तब अगर आप रेलवे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तब तो बिल्कुल याद रखिएगा। तो इसमें मैं एक एक करके आपको बताता चलता हूं। तो सबसे पहला जो पुरस्कार दिया गया है, जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है उत्तर रेलवे के कांस्टेबल स्वर्गीय जगबीर सिंह के लिए, इनको दिया गया है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक। दूसरा पुरस्कार दिया गया है पश्चिम रेलवे के कांस्टेबल शिवचरण सिंह जी को, और एक और हैं मुकेश कुमार मीणा, इनको भी उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे उत्तम जीवन रक्षा पदक 2 लोगों को दिया गया है, जबकि सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक स्वर्गीय जगबीर सिंह को दिया गया है, ठीक है। तो आप ज़रूर याद रखिएगा अगर आप रेलवे से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनटीपीसी का एग्ज़ाम अगर आपको देना है तो। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सो मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर अभी रिसेंटली कियारा आडवाणी को बनाया गया है। आप नेक्स्ट स्लाइड में कियारा को भी देख पाएंगे। यह है कियारा आडवाणी और ये मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर है। मिंत्रा जो है वो फ्लिपकार्ट की ही कंपनी है, ठीक है। शॉपिंग आप जानते होंगे, वेबसाइट और ऐप है इनका, ई कॉमर्स। तो आप ध्यान रखिएगा कियारा आडवाणी जो है फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाली मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19वां है कि निम्नलिखित में से किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सो अभी रिसेंटली नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक के तौर पे ऊषा पाड़े को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ये ध्यान रखिएगा, ये है ऊषा पाड़े और ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला महानिदेशक बनी है। अभी तक इनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के तौर पे तैनात किया गया था और इनको महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, ठीक है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज़ में। आपको पता होगा कि इससे पहले नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के जो महानिदेशक थे उनका नाम था राकेश अस्थाना। तो राकेश अस्थाना को अब ट्रांसफ़र कर दिया गया है, इनको बीएसएफ का महानिदेशक बना दिया गया है, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20वें की कि निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2020 में पंजाब और सिंध बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं, हमको यहाँ से ये बताना है। नई नियुक्ति है इसलिए हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो एस कृष्णन इसका सही आंसर हो जाएगा। एस कृष्णन को पंजाब और सिंध बैंक का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है। आप यहाँ पर से देख पाएंगे ये हैं एस कृष्णन, ठीक है। एमडी और सीईओ के रूप में इन्होंने एस हरिशंकर का स्थान लिया है। इससे पहले एस कृष्णन केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक थे, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21वां है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है।
सो अभी रिसेंटली ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 जारी हुआ है, इसमें भारत को 48वां स्थान मिला है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत टॉप 50 देशों में शामिल हो पाया है। मध्य और दक्षिण एशियाई देशों की अगर हम बात करते हैं तो भारत को शीर्ष स्थान मिला है। चीन की अगर हम बात करते हैं तो चीन को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 14वां स्थान मिला है, और मिलना भी चाहिए। आपको पता होगा कि चीन के वहाँ पर टेक्नोलॉजी कितनी हाई है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट वो बना देते हैं, भले उनके लाइफ ज़्यादा ना हो पर वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना देते हैं जिनके बारे में सोचना भी एक आम आदमी के लिए मुश्किल होता है। इस इंडेक्स में शीर्ष 5 देशों में स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड शामिल है, यानी कि ये टॉप 5 कंट्री हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए हमको ये चीज़ याद रखनी होगी। इस सूची में टोटल 131 देशों को विभिन्न मानकों के आधार पे रैंकिंग दी गई है। इन मानकों में देखा गया है कि किसी देश की जो आपका कह सकते हो जो इंस्टीट्यूट हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बुनियादी ढांचा कैसा है, बाज़ार में क्या स्थिति है इनोवेशन को रिलेटेड, व्यवसाय के क्षेत्र में इनोवेशन का कितना महत्व है। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर जो है ये पूरा का पूरा आपका इंडेक्स जारी होता है। ठीक है, और इनोवेशन से आप क्या समझते हो, मतलब जो नई खोज है, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना या फिर नई टेक्नोलॉजी की खोज करना। तो आपने देखा होगा कि कोविड महामारी के दौरान भारत में हर दूसरे दिन या हर दिन आप देख रहे थे कि एक भारत में इतनी खोज हो रही थी। कोई वेंटिलेटर बना दे रहा है, कोई छात्र रोबोट बना दे रहा है खाना बांटने के लिए, कोई सैनिटाइजिंग मशीन बना दे रहा है। तो ये होता है इनोवेशन। ठीक है, फटाफट मतलब जो है आपका इनोवेट कर रहे हैं नई से नई चीज़ें स्थिति के हिसाब से। ओके, इस सूची में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसको जारी किया जाता है बेसिकली, और ये जारी होता है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इंसीड बिजनेस स्कूल के सहयोग से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये सभी पॉइंट आपको बताए हैं। पॉइंट सभी इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है जो आपके लिए मुश्किल खड़ा करेगा, इसलिए आपको ये सभी याद रखने होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22वां है कि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक क्या मनाया जाएगा। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाएगा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। इसकी शुरुआत 1982 में पहली बार हुई थी, और पहली मतलब 1982 से ये हर साल मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य पोषण के महत्व पर जागरूकता पैदा करना है। लोगों को बताया जाता है कि जो हमारा न्यूट्रिशन है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो इसी वजह से जो है याद रखिएगा इस चीज़ को, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाते हैं 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23वां है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2020 में रेलवे का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि BK यादव। अभी रिसेंटली केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन करने की मंजूरी प्रदान की है। तो रेलवे बोर्ड जो होता था उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, और रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष और सीईओ हैं वो हैं BK यादव। तो आपको पता होगा पहले की जो रेलवे बोर्ड है उसके जो अध्यक्ष थे वो थे BK यादव, लेकिन अब BK यादव अध्यक्ष के साथ साथ सीईओ भी होंगे। ठीक है, अभी तक रेल मंत्री के बाद सबसे बड़ा अधिकारी रेलवे बोर्ड का चेयरमैन होता है, और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ जो बेसिकली जो रेलवे बोर्ड होता है उसमें 7 मेंबर भी होते हैं। चेयरमैन और मेंबरों को मिलाकर रेलवे बोर्ड बनता है। रेलवे के सभी बड़े फैसले रेल मंत्री की निगरानी में रेलवे बोर्ड ही लेता है। लेकिन अब जो ये 7 मेंबर थे, अब इनकी संख्या भी घटाकर 4 कर दी गई है। तो अब रेलवे बोर्ड में 4 मेंबर होंगे। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। और जो आपका रेलवे बोर्ड का जो पुनर्गठन हुआ है उसके बाद जो पहले अध्यक्ष और सीईओ हैं वो हैं BK यादव। ओके, सो अगर आप NTPC का एग्जाम देने वाले हैं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। इसके साथ ही इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस का नाम बदलकर इसे इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस कर दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि M वीर लक्ष्मी एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर हैं, कि ये किस राज्य से हैं। एम्बुलेंस चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर M वीर लक्ष्मी ये तमिलनाडु की हैं, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। अभी रिसेंटली तमिलनाडु सरकार ने M वीर लक्ष्मी को एम्बुलेंस चलाने के लिए नियुक्त किया है। आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे 108 जो एम्बुलेंस सेवा है उसकी ये पहली
महिला ड्राइवर हैं तमिलनाडु की। तो याद रखिएगा एम वीर लक्ष्मी इनका नाम है, और आपको ये चीज़ यहाँ से ज़रूर ध्यान होनी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 100 अगर आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि जो 108 एम्बुलेंस सेवा है, उस एम्बुलेंस सेवा को चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन है, तो एम वीर लक्ष्मी है तमिलनाडु की। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 वाला है कि लेट्स अस ड्रीम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। लेट अस ड्रीम ये पुस्तक लिखी है पोप फ्रांसिस ने, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। बेसिकली इस पुस्तक में यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये पोप फ्रांसिस हैं, तो इस पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि कैसे जो मुश्किल समय होता है वो हमको आने वाले टाइम के लिए मजबूत बनाता है। तो बेसिकली पोप फ्रांसिस का ये मानना है कि जब जब संकट की घड़ी आई है तो वो संकट की घड़ी आपकी परीक्षा लेता है, और अगर आप उस संकट की घड़ी को पार कर जाते हो तो फिर आपके जीवन में खुशहाली आती है, यानी कह सकते हो आप कि आने वाले टाइम के लिए आप काफ़ी मजबूत बन जाते हो, और जो छोटी मोटी परेशानियां होती हैं आगे के जीवन में उनको आप ज़्यादा अहमियत नहीं देते हो, उनको खुशी खुशी ऐसे ही बिता देते हो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये जो पुस्तक है ये 1 दिसंबर 2020 को अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा में आने वाली है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 वाला है कि सितंबर 2020 में गैरी स्टेट को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। गैरी स्टेट ये न्यूजीलैंड के जो पुरुष क्रिकेट टीम है उसके मुख्य कोच बनाए गए हैं। तो आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे गैरी स्टेट इनका नाम है, और अगले 3 सालों तक के लिए ये मुख्य कोच रहेंगे न्यूजीलैंड मेंस क्रिकेट टीम के। ओके, चलिए, तो जो नियुक्तियाँ होती हैं उनके बारे में मैं डिटेल में नहीं लिखा है यहाँ पर, क्योंकि वो पूछा भी नहीं जाता, तो ज़रूरत से ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप ये यहाँ से ज़रूर ध्यान रखिएगा जो मैंने पॉइंट यहाँ पर आपको करवाया है। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य क्या है, या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिशन कर्मयोगी का संबंध किससे है। तो मिशन कर्मयोगी बेसिकली केंद्र सरकार ने सिविल सेवकों को के लिए शुरू की है। इसमें इस मिशन के द्वारा, इस कार्यक्रम के द्वारा सिविल सेवकों की क्षमता का जो है निर्माण किया जाएगा। बेसिकली जितने भी हमारे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस अधिकारी हैं उनको एक तरीके का कह सकते हो कि थोड़ा सा एक ट्रेनिंग सेशन टाइप का होगा, ताकि वो ज़्यादा ईमानदार रहें, ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ रहें और ज़्यादा समर्पित रहें समाज के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा उनमें मतलब क्षमता का जो है निर्माण किया जाएगा। ठीक है, मिशन कर्मयोगी के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में कि सितंबर 2020 में किस बैंक ने होम उत्सव नामक स्कीम की शुरुआत की। होम उत्सव नामक स्कीम की शुरुआत अभी रिसेंटली आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा शुरू की गई है, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से सही है। ये होम उत्सव नाम का जो स्कीम है इसके द्वारा उन ग्राहकों को फ़ायदा मिलेगा जो कि नए घर की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इस स्कीम के अंतर्गत आप जो आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से जो कई प्रोजेक्ट हैं उनको जो है मतलब जिन प्रोजेक्ट के लिए आईसीआईसी बैंक लोन दे सकता है उन प्रोजेक्ट में आप जो है अपनी जो संपत्ति है, अपने जो घर है वो खरीद सकते हैं। तो बेसिकली इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि होम उत्सव नाम का जो है एक पोर्टल ही बना दिया है। तो उसमें आप क्या करेंगे कि जैसा आप घर खरीदना चाहते हैं तो आप उस पोर्टल पे जाइए और उसमें अलग अलग जो है प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उस प्रोजेक्ट के माध्यम से मतलब आप जिस भी प्रोजेक्ट में संपत्ति खरीदना चाहते हैं, जिसमें घर खरीदना चाहते हैं, उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करिए और अप्लाई करिए लोन के लिए। तो आपको अगर आप लोन खरीदते हैं, लोन लेते हैं, घर खरीदते हैं और घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं तो फिर आपको आईसीआईसी बैंक लोन मुहैया करवा सकता है। ठीक है, होम उत्सव नाम की ये स्कीम है, ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। स्थापना हुई थी 1994 में। अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और टैगलाइन है ख्याल आपका हम है ना। ठीक है, हम है ना ख्याल आपका, ये जो है टैगलाइन है आईसीआईसीआई बैंक की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में है हमारा कि किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि उत्तर प्रदेश। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है, यानी कि कोई भी चीनी कंपनी उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी योजना के अंतर्गत डायरेक्ट जो है टेंडर नहीं डाल पाएगी। तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी के टेंडर डालने पर जो है रोक लगा दी है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30वां है कि राज श्रीवास्तव को निम्नलिखित में से किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि क्रोएशिया गणराज्य में। अभी रिसेंटली राज श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। ये 1997 बैच के IFS अधिकारी हैं। अगर हम बात करते हैं क्रोएशिया की, तो क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब, यहाँ की मुद्रा है क्रोएशियाई कुना, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जोरान मिलानोविक। ठीक है, तो इनका नाम भी आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। अगर मैं आपको क्रोएशिया मैप में दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर से देख पाएंगे। ये अपना इंडिया है यहाँ पर इस साइड में, और क्रोएशिया पड़ता है यहाँ पर ये। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और क्वेश्चन अच्छा एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31वां है हमारा कि मुरली रामकृष्णन को 1 अक्टूबर 2020 से किस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि साउथ इंडियन बैंक। अभी रिसेंटली मुरली रामकृष्णन को साउथ इंडियन बैंक का नया MD और CEO बनाया गया है। 1 अक्टूबर 2020 से ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इससे पहले मई 2020 में ICICI बैंक में रणनीतिक परियोजना समूह के वरिष्ठ महाप्रबंधक के पद से ये रिटायर हुए थे, और उसके बाद 1 जुलाई 2020 को ये साउथ इंडियन बैंक में शामिल हुए थे, और अब इनको बैंक का MD और CEO बना दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32वें की कि हाल ही में केंद्र सरकार ने समूह ग की नौकरियों में निम्न में से कितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 20। अभी रिसेंटली केंद्र सरकार ने समूह ग की नौकरियों में 20 नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है। अभी तक इस कोटे के अंतर्गत 43 खेलों को शामिल किया गया है, यानी कि 43 ऐसे खेल हैं जिनको खेलने वाले खिलाड़ियों को समूह ग में जो है भर्ती में आपका कह सकते हो कि आरक्षण दिया जाता है, लेकिन अब 43 में 20 और ऐड कर दिए गए हैं। तो टोटल अब 63 खेल ऐसे हैं जिनको कि खेलने वाले खिलाड़ियों को सरकारी जो है नौकरियों में आपका कह सकते हो कि आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने खेल हो गए हैं अब सरकारी नौकरी में आरक्षण वाले? 63 खेल हो गए। ठीक है, और जो भी आपको बेसिकली जो नौकरियां दी जाती हैं वो ऐसे खिलाड़ियों को ही दी जाती हैं जिन्होंने अपने देश के लिए खेला हो, चाहे आप किसी मतलब देश या राज्य के लिए खेला हो। ठीक है, नेशनल या फिर इंटरनेशनल खेल चुके हों। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33वां है कि अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में स्थित महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है। तो ये महाकालेश्वर मंदिर ये स्थित है उज्जैन में, और उज्जैन कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। सो ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है। फैसला ये है कि उड़ीसा के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग में अब पंचामृत नहीं चढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे जिस शिवलिंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यही है महाकालेश्वर मंदिर, ये वाला, और इसके अंदर ये शिवलिंग आपको मिलेगा। और इस शिवलिंग का बिल्कुल जो है क्षरण हो रहा था काफ़ी टाइम से, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस शिवलिंग के ऊपर जो है घी, दही और शहद आप नहीं चढ़ा सकते हो, जिसकी क्योंकि इसकी वजह से जो है इस शिवलिंग का जो है क्षरण हो रहा था। ठीक है, इसके बदले अगर आप मतलब दूध चढ़ाना चाहें तो दूध चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे मतलब कोई भी चीज़ जो कि नुकसान पहुंचाए शिवलिंग को वो जो है नहीं चढ़ाया जाएगा अब, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की कि विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस हर साल मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 2 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से सही है। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम रखी गई है दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश करें। इंग्लिश में बोलेंगे इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। तो यहाँ पर से 2 चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा, एक तो ये कि विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है, और दूसरा इसकी थीम क्या रखी गई है, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। विश्व नारियल दिवस पहली बार 2009 में मनाया गया था। एशिया और प्रशांत नारियल समुदाय का जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, और सबसे ज़्यादा जो नारियल होता है वो इंडोनेशिया में ही होता है। तो जो हमारा एशिया प्रशांत जो क्षेत्र है वहाँ पर जो नारियल उत्पादन करने वाले जो देश हैं उनका जो समूह है उसका मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। भारत में कुल नारियल उत्पादन में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक की लगभग 85% हिस्सेदारी है, यानी कि भारत में जो कुल नारियल होता है उसका 85% जो नारियल का उत्पादन होता है वो इन 3 राज्यों में होता है। ठीक है,
इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35वें की कि अगस्त 2020 में किस राज्य के कोडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग की एक दुर्लभ शिलालेख प्राप्त हुई है। आपको ये बताना है कि ये जो कुडप्पा ज़िला है ये कौन से राज्य में स्थित है जहाँ पर एक शिलालेख प्राप्त हुई है अभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा ज़िले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग की एक दुर्लभ शिलालेख प्राप्त हुई है, जो कि आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे। ये डोलोमाइट चट्टान है और इस चट्टान के ऊपर तेलुगु भाषा में लिखा गया है। इस शिलालेख को 8वीं शताब्दी के आसपास का बताया जा रहा है, जब ये क्षेत्र रेनाडू के चोल महाराज के अधीन था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेनाटी चोल वंश जो है वो 500 से 1100 ईस्वी तक रेनाडू क्षेत्र पर जो है उसने शासन किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि नई खोज है और आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाए कि जो कुडप्पा ज़िले में जो रेनाटी चोल युग का दुर्लभ शिलालेख मिला है उसमें कौन सी भाषा में जो है उत्कीर्ण किया गया है वो शिलालेख, तो तेलुगु भाषा में किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो रेड कलर से मैंने किए हैं ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36वां है कि अगस्त 2020 में किस देश ने भारत को कोविड-19 संकट की प्रक्रिया के रूप में 3500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने का फैसला किया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि जापान। अभी रिसेंटली जापान ने कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने का फैसला किया। ये 3500 करोड़ रुपए की ऋण मतलब जो है जापान की तरफ से भारत को दिए जाएंगे। ये ऋण भारत सरकार द्वारा आपातकालीन निधि के रूप में प्राप्त किया जाएगा और इसका उपयोग किया जाएगा भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं या फिर जो कोविड-19 का जो प्रभाव पड़ा है उससे निपटने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37वां है कि हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने का फैसला किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि बांग्लादेश। अभी रिसेंटली बांग्लादेश की एक हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसके तहत हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने का फैसला सुनाया गया है। अब जो हिंदू महिलाएं हैं वो उनके मतलब पति की मृत्यु होने के बाद कृषि भूमि और गैर कृषि भूमि पर महिलाओं को बराबर का हकदार माना जाएगा और साथ ही साथ वो अपनी संपत्ति भी बेच पाएंगी। मौजूदा समय में जो बांग्लादेश में मानक तय किए गए हैं उसके तहत हिंदू विधवाओं को बांग्लादेश में उनके पति का घर तो जायदाद के रूप में मिल जाता है, लेकिन जो और जो संपत्ति है जैसे कि कृषि योग्य भूमि या फिर गैर कृषि योग्य भूमि वो नहीं मिलता है। तो सिर्फ वो घर जिसमें वो रहती हैं वो घर उनको दिया जाता है, वो घर उनके नाम होता है, लेकिन जो कृषि मतलब उनके जो और जो भूमि है चाहे वो कृषि रिलेटेड भूमि हो चाहे गैर कृषि भूमि हो वो नहीं दिया जाता था। लेकिन अब इस फैसले के बाद यहाँ पर महिलाओं को बराबर का हक मिलेगा। ठीक है, कृषि किसी भी मतलब टाइप की संपत्ति में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38वें की कि इंदिरा नेवी नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित होता है। इंदिरा IND से इंडिया हो गया और RA से रशिया हो गया। तो ये भारत और रशिया यानी कि रूस के बीच में होने वाला एक नौसैनिक अभ्यास है इंदिरा नेवी सैन्य अभ्यास। इस बार ये 4 से 5 सितंबर तक बंगाल की खाड़ी में इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। ये हर 2 साल में इस सैन्य अभ्यास का आयोजन होता है। भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूसी रूबल और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है कि इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस कब मनाते हैं ये हमको यहाँ से बताना है। याद रखिएगा जो दिवस हैं वो आपको ज़रूर पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इस दिवस का उद्देश्य ऐसे लोगों को जो कि समाज के लिए काम करते हैं उनको सम्मानित करना और साथ ही साथ लोगों को समाज के प्रति काम करने के लिए प्रेरित करना है। इस दिवस को सबसे पहले हंगरी में मनाया गया था और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने साल 2012 में हर साल 5 सितंबर का दिन इस दिवस के लिए फिक्स कर दिया। इसी दिन 1997 में मदर टेरेसा का निधन हुआ था।
मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था और उसके बाद 1980 में इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा एक रोमन कैथोलिक नन थी जिन्होंने साल 1948 में स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ले ली थी। और आपको पता होगा कि भारत में इन्होंने बहुत से मतलब गरीबों की सेवा की। इनका पूरा जीवन जो है गरीबों के लिए समर्पित रहा। ठीक है, तो इनका जब निधन हुआ था तो इन्हीं के निधन के दिन को यानी कि 5 सितंबर 1997 वाला जो दिन था, 5 सितंबर वाला, उसी दिन को जो है हर साल अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40वां है कि अगस्त 2020 में जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। जननायक जनता राष्ट्र पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं अजय सिंह चौटाला, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे अजय सिंह चौटाला ये पूर्व उप प्रधानमंत्री है स्वर्गीय देवीलाल के पोते हैं। और जो इनकी पार्टी है जिसके मतलब ये अध्यक्ष बने राष्ट्रीय अध्यक्ष जननायक जनता पार्टी, इस पार्टी की स्थापना सन 2018 में हुई थी। ठीक है, खास करके ये जो पार्टी है ये हरियाणा में सक्रिय है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की है। सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम यानी कि खिलौने वाला जो म्यूजियम है वो बनाया जाएगा गुजरात में, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ये जो म्यूजियम होगा इस म्यूजियम को बनाया जाएगा 15 करोड़ रुपए की लागत से। 30 एकड़ क्षेत्रफल में ये म्यूजियम फैला होगा और इस म्यूजियम के अंतर्गत आपको प्राचीन टाइम से आधुनिक युग तक के जितने भी खिलौने हैं, करीब 11 लाख खिलौनों की प्रदर्शनी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा टॉय, विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम होगा गुजरात में, 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा 30 एकड़ क्षेत्रफल में। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। यह दिवस भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है। यहाँ पर से दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। सो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि अगर आपसे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की जगह पर विश्व शिक्षक दिवस पूछा जाए तो विश्व शिक्षक दिवस हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोनों ही अलग अलग हैं और दोनों ही जगह से क्वेश्चन बन के आता है, ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। 5 अक्टूबर को जो विश्व शिक्षक दिवस वर्ष 2020 वाला है, इसके लिए थीम रखी गई टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रीइमेजिंग द फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पर थीम आप याद रख सकते हो, विश्व शिक्षक दिवस 2020 की 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। एक बार आप सर्च मारिएगा गूगल पे, तो अगर आपके राज्य के किसी शिक्षक को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है तो आप एक बार ज़रूर उनका नाम याद रखिएगा कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो, क्योंकि हो सकता है पूछा जा सकता है आपसे। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं लेकिन एमपी का अगर आपको एग्ज़ाम देने वाले हैं और एमपी के किसी शिक्षक को ये अवार्ड दिया गया इस बार, तो आप उन शिक्षक का नाम ज़रूर याद रखिएगा। मैंने 47 शिक्षक के नाम अपने आप में बहुत बड़ा ज़्यादा पूरी लिस्ट हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं ले रखा है, लेकिन आप अपने विवेक से ये चीज़ ज़रूर याद रख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री और भारत रत्न से सम्मानित मौलाना यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ये तो मैं बताना भूल गया, ये चीज़ें याद रखिएगा। ये मैंने इसीलिए ब्लैक से मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है। ये है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और ये है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, दोनों ही अलग अलग चीज़ें। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाते हैं। ये दिवस मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पे, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री और भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में मनाया जाता है और ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। सो यहाँ पर बोथ आर डिफरेंट, आप यहाँ से देख पाएंगे और ये दोनों ही आपको अलग अलग याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 वाला है कि निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया जाएगा। सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया जाएगा भारत में, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये है कुछ सोलर ट्री। ठीक है, एक सोलर प्लांट है जो कि ट्री की तरह आप देख रहे होंगे है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री होगा। इसकी स्थापना सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की आवासीय कॉलोनी दुर्गापुर में
की जाएगी। सोलर ट्री की कीमत 7.5 लाख रुपए और इसकी जो क्षमता होगी वो होगी 11.5 किलोवाट की। ठीक है, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा सोलर ट्री है उसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी? भारत में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 वाला है कि किस देश ने हाल ही में कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि चीन। इस वक्त भारत और चीन के बीच में संबंध बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं और इसी वजह से चीन ने भारत की सीमा पर कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल स्थापित की है। ये मध्यम रेंज की एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी क्षमता है 2200 किलोमीटर की। ओके, सो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 45 वाला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हरियाली बनाए रखने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली नामक ऐप लॉन्च किया गया है? आई रखवाली नाम का जो ऐप है वो कौन से राज्य में लॉन्च किया गया है, ये हमको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि पंजाब में। अभी रिसेंटली पंजाब सरकार ने हरियाली बनाए रखने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप लोगों को हरियाली बनाए रखने और वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करेगा। इसके द्वारा जंगलों में पेड़ों की अवैध कटाई पर भी लगाम लगाई जाएगी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 वाला है कि निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2020 में एसबीओ टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड का पहला क्रिकेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? मतलब पहला क्रिकेट एम्बेसडर जो है किसको बनाया है? एसबीओ टॉप ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि ड्वेन ब्रावो को। ड्वेन ब्रावो कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी। ठीक है, और ये एसबीओ टॉप स्पोर्ट्स ब्रांड के स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 वाला है कि सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने किस शहर में रेल पटरियों के किनारे बसे 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि दिल्ली। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला सुनाया गया है जिसके तहत दिल्ली में रेल पटरियों के किनारे बसे हुए 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जाएगा। दिल्ली में 140 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक के किनारे झुग्गियां बसी हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर खाली करवाया जाए। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं क्योंकि देखा जाए तो ये फैसला अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब भी कोई इस तरीके की कार्रवाई होती है तो इसमें राजनीति भी काफ़ी होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें किसी भी तरीके का राजनीतिक दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो झुग्गी झोपड़ी हैं उनको हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? अभी रिसेंटली रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेमों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा रमी और पोकर के जो ऐड हैं वो आते रहते हैं, टीवी में आते हैं और इंटरनेट पे भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये आपको ऑनलाइन गैम्बलिंग करना सिखाते हैं, मतलब ऑनलाइन जो है जुआ खेलना एक तरीके से सिखाते हैं। तो आंध्र प्रदेश सरकार का ये मानना है कि ये जो ऐप है ये युवाओं को, ये जो वेबसाइट है ऑनलाइन गेम वाली, ये जो है युवाओं को भटका रही हैं गलत काम करने के लिए। ठीक है, जाहिर सी बात है जुआ खेलना तो गलत काम है ही ना, तो इनको जो है आंध्र प्रदेश में प्रतिबंध कर दिया गया है। और जो पोकर इंडिया है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आप देख रहे होंगे महेंद्र सिंह धोनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि सितंबर 2020 में किस देश ने पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई पॉलिसी जारी रखने का फैसला किया है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि रूस ने। अभी रिसेंटली रूस ने पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई पॉलिसी जारी रखने का फैसला किया है। इसका मतलब ये होता है कि रूस पाकिस्तान को किसी भी प्रकार के बड़े हथियारों की सप्लाई नहीं करेगा। यहाँ पर साहब को ध्यान रखना होगा कि रूस भारत को सर्वाधिक हथियारों की आपूर्ति करने वाला देश है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की कि सितंबर 2020 में किस इंश्योरेंस कंपनी ने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर अभी रिसेंटली बनाया है बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। तो आपको आयुष्मान खुराना अब बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज़ हैं वो बेचते हुए नज़र आ जाएंगे।
मतलब ऐड वगैरह में, ठीक है। बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस का मुख्यालय मुंबई में है। एमडी और सीईओ हैं इसके तरुण चुग, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की, कि सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण पर कोर्ट की अवमानना मामले में फैसला सुनाते हुए उन पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि 1 रुपये। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल घटना थी, जिसमें कि ये आप देख रहे होंगे, ये हैं प्रशांत भूषण जी, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और इन पर जो है कोर्ट की अवमानना का आरोप लगा था, जिसके बाद इन पे कार्रवाई हुई और इन पे 1 रुपये का जुर्माना लगा। 15 सितंबर तक जुर्माना जमा ना करने पर इनको 3 महीने की जेल भी हो सकती है। अब मामला क्या है वो समझ लीजिए। 27 जून को प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में इन्होंने कहा था कि जब इतिहासकार भारत में बीते 6 सालों के इतिहास को देखते हैं तो पाते हैं कि कैसे बिना लाइसेंस के देश में लोकतंत्र को खत्म किया गया। ये इतिहासकार सुप्रीम कोर्ट खास करके 4 पूर्व चीफ जस्टिस की भूमिका पर सवाल उठाएंगे। दूसरा जो ट्वीट था वो ये था कि चीफ जस्टिस बोबड़े की हार्ले डेविडसन के साथ जो फ़ोटो शेयर हुई थी उसको लेकर जो है प्रशांत भूषण ने आलोचना की थी उनकी। उन्होंने कहा था कि कोरोना काल में अदालतों को बंद करने का आदेश दिया गया था, लेकिन चीफ जस्टिस जो है इस तरीके की तस्वीरें खिंचवाते हुए आपको दिख जाएंगे, ठीक है। ये चीफ जस्टिस हमारे शरद अरविंद बोबड़े जी हैं। तो आप ये हार्ले डेविडसन के साथ इनकी फ़ोटो वायरल हुई थी। तो इसी के ऊपर मतलब उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से काम किया कि देश में पिछले 6 सालों में इमरजेंसी लागू नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इमरजेंसी जैसे हालात हैं, तो अगर इतिहासकार इस समय के बारे में अगर लिखेंगे तो वो निश्चित तौर पे कोर्ट और कोर्ट से संबंधित संस्थाओं के ऊपर एक तरीके से सवाल उठाएंगे। तो कोर्ट को ये लगा कि प्रशांत भूषण जी जो है कोर्ट की बेइज्जती कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोर्ट ने इनको समन जारी किया, बोला कि आप आओ और आपको काफ़ी क्लास लगाते हैं। तो इन पे जो है केस भी चला, फिर इनसे कहा गया माफ़ी मांगो, माफ़ी इन्होंने मांगी नहीं। अब इन पे 1 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया है और 3 महीने की इनको जेल हो सकती है अगर इन्होंने 1 रुपये का जुर्माना नहीं दिया तो। इसके बाद दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न दे रहा हूँ, इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये हमारे इस वीक का करंट अफेयर था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। यहाँ पर जितने क्वेश्चन मैंने लिए हैं काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। आपको पता है कि हम लोग डेली करंट अफेयर्स में 10 से 12 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आसानी से रिमूव किया जा सकता है, मतलब वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो हमने यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात किया, इसलिए इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था और इसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।